गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हमने करनी किसे कहते हैं और करनी को कैसे पहचाना जाता है ये सीखा था। अब हम देखेंगे करनी का संक्षिप्त रूप। यहाँ पर ये वर्गमूल 48 दिया हुआ है आपको। वर्गमूल 48 को हमें संक्षिप्त रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे इस संक्षिप्त रूप में? संक्षिप्त रूप करने से पहले आपको उसका गुणनखंड लिखना होगा। अब 48 का गुणनखंड मैंने लिखा है इधर 16 गुना 3। ठीक है, तो ध्यान दे इधर यहाँ पर जब हम गुणनखंड कर रहे हो संक्षिप्त रूप देते समय, तो यहाँ देखिए 16 है। गुणनखंड ऐसे लिखना है कि 16 जो है इसका हमें वर्गमूल मालूम है। तो गुणनखंड में से किसी एक संख्या का आपको वर्गमूल मालूम होना चाहिए। इस उदाहरण के तौर पर अगर ऐसा लिखा हुआ होगा 75 का अगर आपको वर्गमूल निकालना है, 75 का अगर आपको वर्गमूल 75 का अगर आपको संक्षिप्त रूप करना है तो आप उसको ऐसे लिखोगे, बराबर ना। वर्गमूल में 25 गुना 3, तो 25 का आपको वर्गमूल मालूम है। उसी प्रकार 16 का भी आपको वर्गमूल मालूम है। तो ऐसा एक गुणनखंड को ऐसे ही लेना है कि एक गुणनखंड का आपको वर्गमूल मालूम होना चाहिए। 16 का वर्गमूल कितना है? 4, वर्गमूल में 3। यहाँ पे 25 का वर्गमूल कितना है? 5, वर्गमूल में 3। ये इस प्रकार से इसका संक्षिप्त रूप आना चाहिए, इसे ध्यान में रखो। हम किताब में दिए गए कुछ उदाहरण देखते हैं। प्रश्न संग्रह 2.3 का चौथा गणित लिखा हुआ है कि निम्नलिखित करणियों को संक्षिप्त रूप में लिखो। यहाँ पे सबसे पहला उदाहरण दिया हुआ है आपको, जो हमने पहले भी लिया था, वर्गमूल 27। इसका संक्षिप्त रूप लिखना है। तो मैंने कहा था आपको कि संक्षिप्त रूप लेते वक्त जो गुणनखंड आप लिखोगे, ध्यान रखो कि उसमें से एक गुणनखंड का वर्गमूल आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि 27 मतलब 9 तिया 27। अब 9 तिया 27 ही क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि 9 का गुणनखंड मुझे मालूम है। कितना है 9 का गुणनखंड? सॉरी, 9 का वर्गमूल कितना है? 3। 9 का वर्गमूल मुझे मालूम है, तो ये 9 अपने आप वर्गमूल चिन्ह के बाहर निकलेगा, तो बन गया 3। और एक उदाहरण देखते हैं, वर्गमूल में 50। वर्गमूल 50, तो कैसे लिखोगे आप उसको? 25 गुना 2। यहाँ पे 25 का वर्गमूल मुझे मालूम है 5, तो 5 क्या हो जाएगा? वर्गमूल के बाहर आएगा, अंदर बच गया वर्गमूल 2। ये दोनों भी करनी है क्योंकि दोनों भी अपरिमेय संख्याएं हैं। और एक उदाहरण देखते हैं यहाँ पर 250। अब इसका कैसे लिखोगे आप? 25 गुना 10, बराबर ना। 25 गुना 10 कितने आते हैं? 25 गुना 10, 25 जो है इसका वर्गमूल आपको मालूम है 5, बाहर निकले, अंदर बच गया 10। बहुत आसान है। ये परीक्षा में पूछते हैं 1 अंक के लिए, 2 अंक के लिए। बहुत ही आसान से गणित है ये। आपको ये गणित प्रैक्टिस करनी चाहिए और अधिक से अधिक अंक लेने के लिए इन गणितों का आपको बहुत ज़्यादा उपयोग होने वाला है। इन गणितों की प्रैक्टिस करो, ये बहुत ही आसान और इम्पोर्टेंट ऐसा एक भाग है करनी का। इसके बाद हम देखते हैं सजातीय करनी किसे कहते हैं। जैसे बैजिक राशियों में हम 5a और 3a, इनको सजातीय पद कहते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का भी चरांक a है। उसी प्रकार से कोई भी आप इस a की जगह अगर मैंने यहाँ पे वर्गमूल 2 लिख दिया और यहाँ पर भी a की जगह मैंने वर्गमूल 2 लिख दिया,
तो ये दोनों भी अपरिमेय संख्याएं हैं, ये दोनों भी कर्णीय हैं, और इन दोनों के वर्गमूल जो है, कर्निस्थ जो संख्याएं हैं वो कर्निस्थ संख्याएं दोनों की भी समान है, इसीलिए ये दोनों भी क्या है, सजातीय कर्णी है। इसे कहेंगे हम सजातीय कर्णी। अब आपके शायद आसान हो गया होगा सजातीय कर्णी किसे कहते हैं ये बताना। तो दो कर्णी समान होने के लिए उनका घात समान होना चाहिए और उनकी कर्निस्थ संख्या भी समान होनी चाहिए, ये ध्यान में रखो। कर्निस्थ संख्या यदि समान है तो वो दो कर्णी क्या होती है, सजातीय कर्णी कहलाई जाती है। बहुत ही आसान है ये, इसे ध्यान में रखें, परीक्षा के रूप से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोबारा एक बार, यदि सरल रूप में कर्निस्थ संख्या समान होती है तो कर्निस्थ संख्या यदि समान है तो वो दोनों भी क्या है, सजातीय कर्णी होती है। हम प्रश्न संग्रह 2.3 में से कुछ उदाहरण देखते हैं। प्रश्न संग्रह 2.3 का तीसरा गणित है ये। यहाँ पर पहला गणित दिया हुआ उन्होंने, वर्गमूल 52 52 और 5 वर्गमूल 13। आपको बताना है कि ये दी गई दोनों कर्णियाँ सजातीय है या नहीं। ठीक है, अब सजातीय कब होगी, जब इनकी कर्निस्थ संख्याएं जो है वो समान होगी तब। अब यहाँ पर कर्निस्थ संख्या दिख रही है आपको 52 और यहाँ दिख रही है 13। ठीक है, पर आप अभी कहोगे कि मिस कर्निस्थ संख्या है दोनों की असमान है, दोनों यहाँ पे 52 दिख रहा है, यहाँ पे 13 दिख रहा है, तो ये सजातीय कर्णी नहीं है। परंतु एक बात पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो 52 है, इस वर्गमूल 52 का अभी तक संक्षिप्त रूप लिखना बाकी है। तो पहले इसको संक्षिप्त रूप में लिखो, संक्षिप्त रूप में लिखने के बाद तय करो कि कर्निस्थ संख्याएं समान है या नहीं। तो शुरू करते हैं। 52 का गुणनखंड क्या आएगा, 13 एकम 13, 13 चौक 52, और यहाँ पर ये 5 वर्गमूल 13। अब 4 का वर्गमूल हमें मालूम है, मैंने कहा था ना गुणनखंड ऐसे ही लिखना है कि एक संख्या का आपको वर्गमूल मालूम होना चाहिए, तो मन की लिखनी नहीं है, गुणनखंड जैसा आता है वैसा ही लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 का वर्गमूल आया 2, तो 2 वर्गमूल से बाहर निकला, तो कर्निस्थ स्थान में बच गया सिर्फ 13, और ये आपका इधर 5 वर्गमूल 13। अब देखो दोनों के कर्निस्थ स्थान समान हो गए, यानी कि ये क्या है, सजातीय कर्णी है। बात समझ में आ रही है आपको? संक्षिप्त रूप देना है पहले, उसके बाद तय करना है कि कर्निस्थ जो संख्या है वो समान है या नहीं। एक उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। एक उदाहरण देखिए, दूसरा उदाहरण, वर्गमूल 68 और 5 वर्गमूल 3। इन दोनों को आपको बताना है कि ये सजातीय कर्णी है या नहीं। तो पहले 68 का गुणनखंड ज्ञात करो। तो यहाँ मैंने 68 का गुणनखंड लिखा है, आप देख सकते हो 17, और ये 2 दूनी 4। तो 2 दूनी 4 क्या है, 4 क्या है, आप 4 का वर्गमूल जानते हो, तो मैंने इसको ऐसे लिखा, सही है। और ये 5 वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल हमें मालूम है तो वो बाहर निकला, अंदर बच गया 17 वर्गमूल 17। अब यहाँ देखिए, इन दोनों कर्णियों में कर्निस्थ संख्याएं दोनों की अलग अलग है, इसलिए यह सजातीय कर्णी नहीं है। तो यह क्या बन गई फिर, विजातीय कर्णी है।
समझ में आ गई है बात आपको? तो इस प्रकार से आपने सजातीय करनी कैसे पहचाननी होती है और विजातीय करनी कैसे पहचाननी होती है यह देखा। अब हम यहाँ पर प्रश्न संग्रह 2.3 के पहले और दूसरे जो गणित है उनको एक बार देख लेते हैं। प्रश्न संग्रह 2.3 का पहला उदाहरण है ये, करणियों के कोटि बताइए। अब ये आपकी यहाँ पे मैंने करनी लिखी हुई है और इनकी कोटियों को वहाँ लिखना है। पहला गणित देखिए, वहाँ पे लिखा हुआ है घनमूल में 7, तो यहाँ पर वर्गमूल के चिन्ह के ऊपर 3 लिखा हुआ है, यानी घनमूल का चिन्ह है ये। तो यहाँ पर ये जो लाल अक्षर पे लिखा हुआ 3 है, ये आपकी क्या हो गई कोटि। इस उदाहरण में देखिए यहाँ पर 5 ये गुणांक के रूप में है, 5 ये संख्या है, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ नहीं है, याद रखो। इधर जो लिखा होता है ना ये कोटि होती है, समझा? ये यहाँ जो लिखा होता है ये कोटि नहीं है, ये एक गुणन संख्या है। तो यहाँ पर गुणाकार इधर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, यानी कि यहाँ पर क्या है, ये वर्गमूल का चिन्ह है, इसलिए इसकी कोटि कितनी हो गई 2। यहाँ देखिए यहाँ पर चौथा मूल लिखा हुआ इधर, तो कोटि कितनी है इधर 4। यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होना चाहिए इधर 2, ये वर्गमूल का चिन्ह है, तो कोटि कितनी है 2। ये सारे उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के रूप से ध्यान में रखो, एक एक अंक के लिए प्रश्न पूछा जाता है। इसे आप लिख लीजिए। यहाँ देखिए ये आपको संख्या दी है, इधर 51 का घनमूल ज्ञात करना है। तो 51 को हमने इसका गुणनखंड लिखा 17 गुना 3, ये इसका गुणनखंड आता है। यानी कि यहाँ पर आप देखोगे तो 17 गुना 3 में ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसका घात 3 हो, या जो 3 का जो घनमूल हो, जो घनमूल के रूप में हो, ऐसी कोई भी संख्या यहाँ पर नहीं है। या 51 किसी का घनमूल भी नहीं है, तो यहाँ पर ये संख्या जो है जैसी है वैसी ही रहेगी, इसका आप कुछ नहीं आगे कर सकते, किसी का घनमूल है ही नहीं है, तो आप इसको ये क्या है करनी है। दूसरी संख्या देखते हैं यहाँ पर हम लोग। सोलह का चौथा मूल, हाँ 16 का चौथा मूल। तो 16 का पहले आप गुणनखंड लिखना शुरू कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये इसका गुणनखंड है। तो 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4, तो मैं इसे ऐसा लिख सकती हूँ 2 का चौथा घात, फिर मैं इसे ऐसा लिख सकती हूँ, सही बात है, बराबर ना। तो ये 4 और ये 4 क्या हो गए, कट हो गए, बच गए क्या केवल 2, और 2 यह परिमेय संख्या है, इसलिए यह करनी नहीं है। आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हमें करनी पहचाननी है। बाकी बचे हुए उर्वरित उदाहरण है 1 2 3 और 4। प्रश्न संग्रह 2.3 के 1 2 3 और 4 जो प्रश्न है उनके बाकी बचे हुए गणित जो हमने यहाँ पे बोर्ड पे नहीं लिए हैं वो आप पूर्ण करें, प्रैक्टिस करें और गणित को आसान बनाएं।
ताकि आपको परीक्षा में अधिक से अधिक अंक मिल सके। धन्यवाद।